and BCK. I am lecturer with Institute of Chartered Accountants, Unacademy, and various other universities also. I am with MIT University, Noida. आपके पास जो भी बुक्स है उनमें मेरा कंट्रीब्यूशन है. आई एम विद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो. उनका लाइव वर्चुअल क्लासेस भी मैं लेता हूँ. सो I have experience of 27 years, and so far I have taught more than 1,50,000 students of CPT CA foundations. So you are most welcome in my class. I need a brief introduction from your side. Your name and your vision and the X factor, what acts in you. If you're not able to identify your X factor, so you need to identify. आप जिस स्टेज में हैं, आप you have started your career. So many of the students, you've started early because आपके बहुत सारे बच्चे भी दोस्त जो है मौज मस्ती के मूड में हैं कि हम घूमने जाएंगे, हम नानी के यहाँ जाएंगे, हम मामा के यहाँ जाएंगे, हमने कुल्लू मनाली जाना है, हमने माता पे जाना है. सबके अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग तरीके का बिहेवियर है. बट यू ऑप्टेड कि नहीं, मेरे को तो अभी ज्वाइन करना है. तो दिस इज अ वेरी वेलकमिंग जेस्चर दैट यू स्टार्टेड अर्ली. You started the right time, whether we say like this way. So चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है, इसके लिए 2-3 बातें बहुत ज़रूरी. पहली बात तो ये, अगर आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, इफ़ यू फील सो कि अगर मैं सीए नहीं कर पाऊंगी तो मैं बुटीक खोल लूँगी, अगर मैंने सीए नहीं करा तो आई एम गोइंग टू, मैं डाइट प्लानिंग का कोर्स करूँगी, अगर मैंने ये नहीं करा तो मैं ये करूँगा, तो वो फिर नहीं होगा. यू मस्ट हैव ओनली वन गोल एंड आई एम गोइंग टू अचीव दैट गोल ओनली. दैट्स इट. मेरा ये गोल है. फर्स्ट, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स. अक्सर बच्चे जानना चाहते हैं कि सर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, कि मेरे को कितना मतलब मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, कितना. तो पहले हम डिजर्व तो करें. बिफोर डिजर्विंग हाउ कैन आई डिजायर. लेकिन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बिकॉज आवर इकोनॉमी इज ब्रूमिंग एंड दिस इज द राइट टाइम एंड देयर इज अ ह्यूज डिमांड सप्लाई गैप. अभी तक कुल मिलाकर के 707 या 7.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और हमारी इकॉनमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है. हमें बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ज़रूरत है. जितनी भी कंपनीज हैं, हर कंपनीज में एटलीस्ट 2 से 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आजकल एम्प्लॉय होते हैं. तो और हमारे सीए इंस्टीट्यूट के विश्व के दूसरे कई देशों के साथ कोलैबोरेशंस है, वहाँ जाकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो यू आर नॉट गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ इन इंडिया ओनली. अगर आपको ऑब्जेक्टिव है मेरे को बाहर जाके करना है तो आप कर सकते हैं, इसमें कहीं पर भी कोई दो राय नहीं है. तो व्हेन आप सीए करने के बाद आप अमेरिका का भी जो कोर्स है पीडब्ल्यूसी का, तो वो भी कर सकते हैं. आप CIMA लंदन कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन कोई भी चीज़ करनी है तो स्टेप बाय स्टेप करना है. लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती. हम लोग भी आज तक भी पढ़ते आए हैं. तो अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तभी आपके लिए सीए है. अगर आपको पढ़ने का शौक़ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में. लाइफ में करने के लिए बेशुमार चीज़ें हैं करने के लिए. आप कुछ भी करिए, लेकिन ये आपके लिए नहीं है फिर.
क्योंकि थ्रू आउट आपको पढ़ना ही है। सीए की डिग्री मिलने के बाद वहां से तो असली लड़ाई शुरू होनी है। जब तक आप इस डिग्री को अचीव करने में लगे हैं तब तक ही आपका ब्लू मून पीरियड है, उसके बाद असली लड़ाई शुरू होगी। तो ये मत समझिएगा कि आपने डिग्री अटेन कर ली एंड नाउ एवरीथिंग विल बी ओके। एक प्लेटफॉर्म पर ला करके इंस्टीट्यूट आपको खड़ा कर देता है। अब उसके बाद की जो उछाल है, जो छलांग है, आपको अपनी काबिलियत से मिलेगी। ये सफर लेंथी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो फोकस्ड है, जिनको पता है कि मेरे को ये करना है। जैसे मैंने आपको पहली बात बोली कि अगर आपको और कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो सीए आपके लिए नहीं है। फोकस्ड होकर के आप एक ही चीज पर अगर पूरा ध्यान लगाएंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी से आसान कोर्स कोई भी नहीं है। क्या आपने कोई कोर्स ऐसा देखा है क्या जो साल में 2 बार पेपर लेता हो? अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पेपर में 60 नंबर भी ले आते हैं तो आपको वो पेपर फेल होने के बावजूद भी दोबारा नहीं देना पड़ता। मान लीजिए आपने इंटर ग्रुप 1 में 4 पेपर होते हैं ग्रुप 1 में, आपने 2 पेपर 60 प्लस ले लिए और एक पेपर में किसी कारणवश आपके 40 से कम रह गए, 38 रह गए, तो ग्रुप आपका क्लियर नहीं माना जाएगा। लेकिन 2 पेपर जिसमें 60 थे, अब आपको वो दोनों पेपर रिपीट नहीं करने, फिर आपको 2 ही पेपर देने हैं जिसके अंदर 60 से एक में 40 से कम थे, जिसकी वजह से पेपर रुका, और दूसरा पेपर जिसके अंदर 60 से कम है। तो बहुत आसान है। बहुत सारे लोग जो लाइफ में जिन्होंने अचीव नहीं करा वही कहते हैं कि सीए कठिन है। आप कोई भी कोर्स करें, अगर आप दिल लगा करके उसको करें तो डेफिनेटली यू कैन अचीव इट। इसके लिए ना बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से आपको चलना होता है और कोई तपस्या भी नहीं करनी है इसके लिए। ऐसा नहीं है कि आपको इसके बाद यूट्यूब नहीं देखना है, ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए हैंग आउट नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि दोस्तों को छोड़ देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग आज तक वो काम करते आए हैं, हम लोग अपने लाइफ में स्टेबल है और हमने किया भी है। लेकिन मेरा एक समय है जो मैं उतना समय अपनी पढ़ाई को दे करके उसके बाद दिन भर मैं जो कुछ भी करूं कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं कहेगा। समय के साथ साथ धीरे 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 आपको इसके अंदर अचीवमेंट मिलेगी। आपको पता है कि सबसे पहला पेपर फाउंडेशन का है। फाउंडेशन का आप जो अटेम्प्ट देने जा रहे हैं वो ओल्ड सिलेबस का है। अगर आपने इस अटेम्प्ट में इस पेपर को क्लियर कर लिया तो वेल एंड गुड। ध्यान से सुनिएगा जो बात आपको बता रहे हैं। अगर आपने इस अटेम्प्ट में इस पेपर को क्लियर कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगले अटेम्प्ट में सिलेबस बदल जाएगा। नोटिफिकेशन इशू हो चुकी है सिलेबस बदलने की। सिलेबस बदलेगा तो इकोनॉमिक्स में से बीसीके का पार्ट खत्म हो जाएगा और इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर 100 नंबर का हो जाएगा। अभी तक जो इकोनॉमिक्स सीए इंटर में है वो इकोनॉमिक्स सीए फाउंडेशन में आ जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपने पेपर क्लियर नहीं किया तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आप दोबारा जब पेपर में आएंगे तब मैं नए बैच को पढ़ा रहूंगा, नए सिलेबस को पढ़ा रहूंगा, लेकिन आपको पढ़ना होगा पुराना वाला इकोनॉमिक्स। तो मिसमैच हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट अलोन। सो रादर, और जब भी लास्ट अटेम्प्ट होता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट क्लियर करता है, यानी कि ये बड़ा गोल्डन पीरियड है आपके लिए कि मेरे को सीए का फाउंडेशन मेरा क्लियर होना है और मैं बड़ा जल्दी से इसको क्लियर कर लूंगा। समझ रहे हैं बात को? सबसे ज्यादा बच्चे लास्ट अटेम्प्ट में ही निकलते हैं, चाहे वो सीए इंटर का हो, चाहे फाउंडेशन का हो, चाहे सीए फाइनल का पेपर हो। इसके बाद सिलेबस में चेंजेस आ जाएंगे तो इंस्टीट्यूट चाहता है कि जितने बच्चे हैं सबको मैक्सिमम जिनका अच्छा पेपर हो उनको निकाल देता है।
समझ में आ गई बात। अब आपको आपके सिलेबस की जानकारी क्या है वो बता देते हैं। आपको पता है 4 पेपर हैं, सभी टीचर्स ने बताया ही होगा, अकाउंट्स, लॉ, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस एंड आपका इकोनॉमिक्स एंड बीसी के। तो इकोनॉमिक्स, बीसी के और मैथमेटिक्स ये दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है, और लॉ का पेपर और अकाउंट्स का पेपर सब्जेक्टिव पेपर है। इकोनॉमिक्स का पेपर आपके लिए स्ट्रैटेजी वाला पेपर होगा। क्यों स्ट्रैटेजी वाला पेपर होगा, उसकी एक वजह है, वो आपको पहले दिन ही बता देता हूं। मैं आपको अभी रिजल्ट्स दिखा रहा हूं कुछ एक बच्चों के जिन्होंने पेपर को क्लियर करा है। ये किसी बच्चे का मार्कशीट है, नाम है इसका प्रियांशु महोबिया। आप मार्क्स को जरा ध्यान से देखिए। अकाउंट्स में इस बच्चे के 51 नंबर है, लॉ में इसके 55 है, मैथमेटिक्स में इस पे 56 है। ठीक, अगर इसके 80 नहीं आते यहां पर तो ये पेपर क्लियर नहीं कर पाता। आई बात समझ में? क्योंकि मैथमेटिक्स और लॉ में मार्क्स कम आते हैं, आपको कहीं ना कहीं वो रोकता है। लॉ में इसलिए रुक जाता है स्टूडेंट क्योंकि लिखता नहीं बच्चा। लिखने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। लिखे, इंस्टीट्यूट के मटेरियल को पढ़े, और इंस्टीट्यूट के मटेरियल के बाहर एक लफ्ज भी नहीं आता। जो आज बातें बताई जा रही हैं वो आपको हमेशा याद रखनी है थ्रू आउट। आज इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आपका पहला दिन है, अभी आज हम बात ही करेंगे। 55 और 56 नंबर है इसके, और ये बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है। और इसके कितने आए इकोनॉमिक्स में 80, तो जाकर के इसने 242 का स्कोर किया। हालांकि दो इट इज नॉट अ गुड स्कोर, लेकिन ही क्लियर द पेपर। देखो दूसरा बच्चा गोकुल काबरा, 40 इन अकाउंट्स, 40 इन लॉ, मतलब दोनों में 40-40। अगर एक नंबर भी रह जाता तो बच्चा गया था। और ये देखो 202 नंबर, ये 62 नंबर इसके इकोनॉमिक्स में और 60 इसके मैथ्स में। हालांकि ये 60 वाला जो बच्चा होता है वो फेल हो जाता है, लेकिन देखिए उसका लक है 202 नंबर पे ये पास हुआ। आपको पास होने के लिए 200 नंबर चाहिए एटलीस्ट, और हर सब्जेक्ट में आपको 40 नंबर लेने। समझ गए बात को? और इकोनॉमिक्स में एटलीस्ट आपको 70 प्लस मार्क्स लेने, नहीं तो आप कहीं पर भी रुक सकते हैं। ये चांस, ये लक बोलते हैं इसको। आगे देखिए, प्रिंस गोयल 75 अकाउंट्स, लॉ में 45। यानी कि आप थ्रू आउट देख रहे हैं लॉ के मार्क्स कितने हैं। पहले वाले बच्चे के कितने थे? 55। दूसरे वाले के देखिए 40, तीसरे वाले के देखिए 45। यानी कि कहीं पर भी 55 से ऊपर अभी तक आया ही नहीं। अब आ जाइए 87 इसके अकाउंट इकोनॉमिक्स में, एंड ही क्लियर द पेपर। अगर लॉ में थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाता तो ये जो कमी रह गई है यहां पर, और मैथ्स में, ये इसने पूरा कर दिया। तो जो एग्रीगेट्स बनना है ना मार्क्स का, वो इकोनॉमिक्स की वजह से अच्छा हो जाता। इसलिए स्ट्रैटेजिकली ये पेपर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। आगे देखिए 42, 49, 40, 75। नाम क्या है इसका? शिवांजलि प्रिया। 206 पर आ गए। अगर कहीं पर भी इकोनॉमिक्स में इसके मार्क्स कम होते तो वो पेपर नहीं क्लियर कर पाती। नेक्स्ट देखो 45, 48, 56 और 70, एंड शी क्लियर द, प्रियंका, शी क्लियर द पेपर। कहने का तात्पर्य यह है
कि इकोनॉमिक्स का पेपर आपको क्लियर कराएगा। इसीलिए इसमें आपका प्रयास ये होना चाहिए कि मेरे को एक भी नंबर यहां पर से लूज नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ही होंगे जो आपको नहीं समझ में आएंगे या नहीं याद आएंगे, लेकिन बाकी जगह तो मेरे ना लूज करूं मैं मार्क्स। तो ये मेरा अप्रोच होना चाहिए। क्लियर टू एवरीवन? समझते हैं बात को? तो ये पेपर की इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स और बीसीके के पेपर की। अब इकोनॉमिक्स और बीसीके की अगर मैं बात करूं तो पेपर का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब यहां पर थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है 11th क्लास में जब लॉकडाउन था, यानी कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपको कुछ नहीं आता इकोनॉमिक्स में, सबसे बड़ी बात यह है। फिर भी आपके 90 नंबर थे, 80 नंबर थे। तो यहां पर आपको इकोनॉमिक्स को बेहतर तरीके से समझना। और इकोनॉमिक्स में जब आगे शब्द लगा देते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो इसका बहुत शाब्दिक मतलब है, वर्ड भी यही कहता है कि इकोनॉमिक्स जो बिजनेस में इस्तेमाल होती। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन है, दिस इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अब इस सिलेबस में हमारे पास कुल मिलाकर के 5 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर आपको बताता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। अब इस चैप्टर में आप इकोनॉमिक्स के बेसिक्स को पढ़ते हैं। फिर दूसरा चैप्टर है डिमांड का, यूटिलिटी का, इलास्टिसिटी का और इंडिफरेंस का। आपका सुने हुए नाम है आपने 11th क्लास में इनके नाम सुने। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं, अगर आप एमए इकोनॉमिक्स भी करेंगे ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में एमए में, वहां पर भी डिमांड है, वहां पर भी इलास्टिसिटी है, वहां पर भी यूटिलिटी है, वहां पर भी इंडिफरेंस कर्व है। तो जो एमए करने वाला, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाला स्टूडेंट ये सोच ले ये तो मैं 12वीं में 11th क्लास में पढ़ कर आया हूं, तो ये मेरे को आता होगा, तो वो गलत नहीं सोच रहा। यही इकोनॉमिक्स आपने 11th में पढ़ी है, यही इकोनॉमिक्स आप फाउंडेशन में पढ़ रहे हो, यही इकोनॉमिक्स आप ग्रेजुएशन में भी पढ़ोगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो यही इकोनॉमिक्स आप वहां पर भी पढ़ोगे। लेकिन हर बार क्या होगा, जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, नाम थोड़ी बदलेगा। बच्चा पैदा होता है, नाम तो वही रखा जाता है, से फॉर एग्जाम्पल बबलू। अब बबलू अगर कॉलेज में चला जाएगा तो रहेगा बबलू ही, लेकिन अब बबलू बड़ा हो गया। तो इकोनॉमिक्स का नाम वही है, चैप्टर का नाम वही रहेगा। और अगर आप डिमांड वाला चैप्टर उठाएंगे तो परिभाषा से ही शुरू होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। लेकिन द ग्रेविटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द चैप्टर इज एवरी टाइम इज गोइंग टू इंक्रीज विद एवरी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर स्टडी। तो ध्यान रखिए कि आपको अभी यहां पर बहुत कुछ सीखना। दूसरा डिमांड यूटिलिटी वाला चैप्टर है। फिर तीसरा चैप्टर आता है प्रोडक्शन कॉस्ट का। प्रोडक्शन की थ्योरीज हैं, प्रोडक्शन बहुत डिटेल में है यहां पर। कॉस्ट की थ्योरीज हैं, कॉस्ट भी बहुत डिटेल में है यहां पर। लेकिन ये है कि इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ करके। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका मार्केट्स। मार्केट्स जहां पर गुड्स बिकता है, फर्म अपने प्रोडक्ट का दाम तय करता है, आपस में बार्गेन करते हैं, एक दाम पर प्रोडक्ट को खरीदा या बेचा जाता है। और उसके बाद लास्ट चैप्टर है यहाँ पर बिजनेस साइकिल का, ट्रेड साइकिल्स, जिसके अंदर हम एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इकोनॉमी में जो कुछ भी बदलाव आते हैं, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आए हुए बदलाव को हम पढ़ते हैं, वो बिजनेस साइकिल। यहाँ पर 5 चैप्टर खत्म हो जाते हैं। अब इन 5 चैप्टर पर कुल मिलाकर के अगर हम स्ट्रक्चर तरीके से आपको बताएं तो कुल मिलाकर के 25 लेक्चर लग जाते हैं। बीसीके में 6 चैप्टर्स हैं। बीसीके है क्या? बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज। बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है।
ये इसका थोड़ा हिस्सा बीएसटी से लिया गया है, थोड़ा हिस्सा स्टॉक मार्केट से लिया गया है, थोड़ा हिस्सा आपको मार्केटिंग से लिया गया है, थोड़ा हिस्सा आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस से लिया गया है। तो ये बेसिकली एक डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज ऑफ ब्रांच ऑफ नॉलेज से निकाली गई चीजों को एक जगह इकट्ठा करके एक डिक्शनरी टाइप का बना दिया गया, जिसके अंदर हम बिजनेस के टर्म्स को पढ़ते हैं। पहला चैप्टर है बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज इंट्रोडक्शन का, कि हम बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज क्यों पढ़ते हैं। तो कहा जाता है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके पास, उसको इस बात की जिम्मेवारी है कि वो देश की रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो देखे, क्योंकि आपको ऑडिटिंग करने के लिए जाना है। तो जब आप ऑडिटिंग करने के लिए जाते हैं, मान लीजिए आपका मैकेंजी में हो जाता है या केपीएमजी में हो जाता है या डेलॉइट में आपको हो जाता, कहीं पर आपको बुलाया जाता, तो जब आप किसी फर्म में, ऑडिटिंग फर्म में जाते हैं, तो ऑडिटिंग फर्म में जब अकाउंट्स आएंगे किसी भी कंपनी के ऑडिट होने के लिए, या आप उस फर्म में जाएंगे, तो हो सकता है आपका क्लाइंट कंस्ट्रक्शन बिजनेस का हो सकता है आपका क्लाइंट एक डॉक्टर हो सकता है कि आपका क्लाइंट जो है एक रियल एस्टेट वाला हो सकता है कि आपका क्लाइंट जो है वो एजुकेशन कोई स्कूल हो। तो आप जब डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जाएंगे तो आपको उनके बिजनेस के बेसिक्स नहीं पता होने चाहिए। तो यहां पर आपको रियल एस्टेट का भी हम बताएंगे, हम आपको यहां पर मार्केटिंग का भी बताएंगे, हम यहां पर आपको स्टॉक मार्केट का भी बताएंगे, यहां पर हम डिफरेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज के टर्म्स आपको यहां पे बताते हैं। तो पहला चैप्टर ये कहता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्यों पढ़ना चाहिए बिजनेस नॉलेज, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमेशा विजिल रहना चाहिए। आपने देखा आपकी इंस्टीट्यूट की किताब के ऊपर बाज बना हुआ है, ईगल बना है। ईगल की जो निगाह होती है ना, वो बहुत पैनी होती है, वो दूर से जरा सी मूवमेंट भी अपने शिकार की पकड़ लेता है और उसको झपट्टा मार के उठा के ले जाता है। क्यों बाज बना है? इसीलिए कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो नजर है वो ऐसी होनी चाहिए, उसको दिखाई देना चाहिए कि कहां पर क्या कमी है। इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूट के लोगों में ईगल है, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है? विजिलेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का रखा गया कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला सवाल तो यही पूछते हैं कि भाई क्यों हम पढ़ रहे हैं। तो बीसी के बहुत कॉम्प्लेक्स है, बीसी के मल्टीफेसेट है, डायनामिक है, क्योंकि बहुत सारा टर्म्स है, बहुत तरीके के जगहों से लिया गया है, तो डेफिनेटली ये कॉम्प्लेक्स है। मल्टीफेसेट है क्योंकि डायनेमिक है, बदलता रहता है, टर्मिनोलॉजी बदलती रहती है, बहुत सारी टर्म्स जो हम लोग कभी इस्तेमाल भी नहीं करते थे 24/7। आज आपको पता है इसका मतलब 24 घंटे 7 दिन। B2B, आज आप टर्म देखते हैं शार्क टैंक में आते कितने सारे टर्म्स आते हैं, आपको वो टर्म्स हम यहां पर सिखाते हैं। दूसरा चैप्टर आता है बिजनेस एनवायरनमेंट का। एक बिजनेस का अपना इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट होता है। उसका इंटरनल एनवायरनमेंट, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है, उसका कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, ये उसके इंटरनल एनवायरनमेंट को बनाता है। मान लीजिए मेरी कंपनी ऐसी है, मैं यहां पर किसी को भी रंग के आधार पर, एज के आधार पर, सेक्स ओरिएंटेशन के आधार पर या सेक्स के आधार पर मैं भेदभाव नहीं करता। तो ये मेरा कॉर्पोरेट वैल्यूज है, ये मेरा कॉर्पोरेट कल्चर है। तो मेरा अपना कॉर्पोरेट कल्चर मेरे कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो बिजनेस को बहुत नियरली प्रभावित करता है तो वो माइक्रो एनवायरनमेंट, और जो दूरी से प्रभावित करेगा, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज प्रभावित तो करेंगी लेकिन रिमोटली, तो वो मैक्रो एनवायरनमेंट हो गया। तो दूसरा चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। तीसरा चैप्टर, हमारे पास 33 कंपनीज हैं जिसको हमको पढ़ना है।
जिसमें से 12 कंपनी विदेशी हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, और कुछ कंपनीज हमारे पास बाकी की इंडियन कंपनीज हैं। जैसे आपको जानकारी होनी चाहिए, मान लीजिए आप टाटा में जाते हैं, तो टाटा का चेयरमैन कौन है, टाटा का सीएफओ कौन है, टाटा किस तरीके के प्रोडक्ट में डील करती है, टाटा बेसिकली क्या है, टाटा को क्या क्या बिजनेस इन न्यूज में रही है, टाटा टाटा ने किसको एक्वायर करा है। तो हम इस तरीके की जानकारी चैप्टर नंबर 3 में देते हैं, और चैप्टर का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीएसटी में पढ़ा, तो वो बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यहां पर 33 कंपनीज है और उन कंपनीज की जानकारियां हैं। तो बेसिकली ये जनरल नॉलेज वाला चैप्टर है। कंपनी का चेयरमैन कौन है, नेस्ले का चेयरमैन कौन है, नेस्ले फाउंडर कौन है, नेस्ले कब बनी, क्यों बनी, किस तरीके से उसको, किसने उसकी संरचना करी, हु इज द फाउंडर, सिप्ला उसका टैगलाइन क्या है, क्या प्रोडक्ट बनाती, कौन सा ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है सिप्ला का। तो कंपनीज के बारे में, जो मेजर कंपनीज हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट ने 33 ऐसी कंपनीज को छांट करके उसके अंदर रखा है। और इंस्टीट्यूट की हर चैप्टर के साथ उसने वेबसाइट भी दे रखी है, कि वेबसाइट भी आप चेक करिए कंपनीज की, कि वहां पर क्या चेंजेस होते हैं। हालांकि इंस्टीट्यूट इतने जो नए नए चेंजेस नहीं पूछता एग्जाम में, अक्सर वही पूछता है जो किताब में होता है, लेकिन इंस्टीट्यूट चाहता है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। चौथा चैप्टर आता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, पब्लिक पॉलिसीज। आपने लिबरलाइजेशन पढ़ा, प्राइवेटाइजेशन पढ़ा, डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ा, तो आपने उसकी परिभाषाएं पढ़ी अभी तक, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, वो किस तरीके से लागू किया गया, तो वो डिटेल यहां पर आ जाता है चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5 है बिजनेस फैसिलिटेटर का। आप जब छोटे थे तब आपने ईवीएस पढ़ा, एनवायरमेंटल स्टडी, याद होगा ईवीएस का सब्जेक्ट था। उसके अंदर चैप्टर था आवर हेल्पर था, जिसके अंदर कॉबलर, ग्रीन ग्रोसर, मेसन, आपको फोटो दिखाया गया कि देखो ये इस तरीके का काम करते। उसी तरीके से बिजनेस को भी हेल्प करने वाले कुछ लोग होते हैं, एडवर्टाइजिंग वाला, बैंकिंग वाला, इंश्योरेंस वाला। तो ये क्या है, बिजनेस फैसिलिटेटर्स। तो ये फैसिलिटेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, बिजनेस फैसिलिटेटर्स। चैप्टर नंबर 6 जो कि लास्ट चैप्टर है बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज का, बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज के चैप्टर नंबर 6 में 250 टर्म्स हैं, स्टॉक मार्केट की, आपका मार्केटिंग की, बैंकिंग सेक्टर की। कल को आप जाते हैं, बैंक जाते हैं, बैंक के बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, हेज फंड किसको बोलते हैं, ब्रिज फाइनेंसिंग किसको बोलते हैं, गैप फाइनेंसिंग किसको बोलते हैं, तो वो टर्म्स आपको यहां पर सिखाए जाते हैं। तो बेसिकली ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज से इकट्ठा किए गए इंफॉर्मेशन को एक सब्जेक्ट बना करके इंस्टीट्यूट ने आपके सामने रखा है। और योर अटेम्प्ट विल बी द लास्ट अटेम्प्ट फॉर बीसीके। अब इसके बाद बीसीके हट रहा है, समझ गए बात को। तो ये आपका टोटल कोर्स है, जिसमें से 60 नंबर का आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में से पूछा जाएगा, 40 नंबर का आपको बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में से पूछा जाएगा। 60-40 का रेशियो है। लेकिन नवंबर 2019 में 75 नंबर का इकोनॉमिक्स आ गया था, 25 नंबर का बीसीके आया था। इंस्टीट्यूट ने कभी किसी चैप्टर का वेटेज नहीं दिया है। इंस्टीट्यूट सिर्फ मार्क्स देता है 60 और 40, अब उसमें भी ब्लंडर कर दिया, 75 इकोनॉमिक्स और 25 बीसीके। हालांकि ये एक ही बार हुआ था, उसके बाद कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन आप तैयार रहिए कि कुछ भी हो सकता है। तो मैं ऐसा नहीं हो सकता कि हम चैप्टर में से कोई भी चैप्टर छोड़ते, हम यहाँ पे कोई चैप्टर नहीं छोड़ते, जो कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ते। अगर आपने छोड़ा तो ध्यान कर रख के चलिए, जो क्वेश्चन आपको अनइंपॉर्टेंट लगता है, सवाल नंबर पहला वही होगा। सीए में कोई अनइंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है, कोई अनइंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपके हिसाब से अनइंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपकी सोच है, और आपकी सोच को इंस्टीट्यूट गलत साबित करता है। आपको ये मिलेगा, छोड़ के जाओ, देखो
आपको पहला क्वेश्चन वही मिलेगा। जब हम पेपर चैप्टर को पढ़ते हैं, अच्छा अभी तक ना आप लोगों को किताबें पढ़ने की आदत नहीं है, ना आपने कभी एनसीईआरटी पढ़ी, ना आपने कभी सीबी गुप्ता पढ़ी, ना आपने कभी वो कोई भी किताब पढ़ी। आपको ना नोट्स पढ़ने की आदत है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले टीचर नोट्स दे देते हैं वही आपको पढ़ने की आदत है, उसी कॉपी में लिखाए गए नोट्स पढ़ने की आदत है। अभी आदत को आपको चेंज करना है, आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। हम लोग आपको यहां पे लिखाएंगे, हम ये भी बोलेंगे इसमें से सब कुछ आएगा, एक लफ्ज इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हमको पता है किताब में क्या लिखा है। लेकिन एक अच्छे इंस्टीट्यूट, एक अच्छे स्टूडेंट की एक पहचान होती है कि नहीं मेरे को तो रीड करना है। इंस्टीट्यूट की किताब की रीडिंग करनी बहुत जरूरी है। समझ में आ गई बात? इंस्टीट्यूट की किताब की रीडिंग करनी बेहद जरूरी है। इंस्टीट्यूट की किताब के बाहर एक लफ्ज नहीं आएगा, कोई किताब आपको बाहर से नहीं खरीदनी है, नॉट इवन अ सिंगल बुक। सिर्फ इंस्टीट्यूट का मटेरियल सर्वोपरि है आपके लिए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्लियर? दूसरा, पहला नियम तो यह है कि जो आपको अनइम्पॉर्टेंट लगता है सवाल नंबर पहला वही है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना है। दूसरा नियम यह है कि आपने जो कुछ भी आज पढ़ा है उसको आज पढ़ना जरूर है। आप शुरुआत में 2 घंटा दीजिए, 3 घंटा दीजिए, चलेगा, लेकिन लेटर ऑन इसको ग्रेजुअली स्केल अप करना है। आपको 4 घंटा मिनिमम अपनी पढ़ाई को देना पड़ेगा। आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, पहली बात, ना तो आप मेरे लिए पढ़ रहे हैं, ना आप अपने पापा के लिए पढ़ रहे हैं, ना आप अपनी मम्मी के लिए पढ़ रहे हैं। नाउ द पिकनिक इज ओवर। आपको पता है 12वीं क्लास के एग्जाम एक मखौल है, एक मजाक है। अभी 12वीं क्लास में ड्यूटी थी मेरी वाइफ की, एग्जाम इन्हें उसमें कॉपी चेक करने में, तो देखते सब बच्चे के पूरे पूरे मार्क्स हैं। सीबीएसई एक गाइडेंस देती है, वो गाइडेंस ये है कि किसी बच्चे ने मेंशन भी कर दिया ना, आप उसको मार्क्स दे दो, आप उसको काटोगे नहीं मार्क्स। नहीं तो 100 नंबर आते नहीं है कभी इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में, जो 100 नंबर अभी आपके आने वाले हैं। तो आपके अगर 100 नंबर आ जाएं, 90 95 आ जाएंगे, आएंगे 95 आते हैं, सबके आते हैं, तो आप अपने अंदर एक गलत फहमी ना पाल लेना कि आपके रियलिटी के मार्क्स है ये। दिस इज ओनली जस्ट टू पास यू आउट। वो पढ़ाई नहीं है, वो नाउ द पिकनिक इज ओवर। यहां पर इंस्टीट्यूट देख लो, 1 नंबर के पीछे बच्चे को रोक लेता है, इतनी भी दया नहीं दिखाता। 39 नंबर हो तो बच्चा फेल हो जाता है। ऐसे कई केसेस मिलेंगे 199 वाले। तो वो व्यक्ति 1 नंबर का महत्व समझता है। इसीलिए द पिकनिक इज ओवर, जो आपने अभी तक पढ़ा वो एक मजाक था। जो इकोनॉमिक्स आपने साल भर पढ़ी है और हर महीने आपने 1000 रुपए ट्यूशन वाले को दिए, वही इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ हम 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर खत्म कर देते हैं, क्योंकि उसके आगे तो हमको और कुछ पढ़ाना है, क्योंकि स्केल अप करना है। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, जो 12वीं क्लास पढ़ाने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनका एक अलग परसेप्शन होता है। पहले वो आपको मोटे मोटे नोट्स और मोटी मोटी किताबें देकर के आपको डराएंगे, देखो ये पढ़ना है। और एक ही तरीके का क्वेश्चन नेशनल इनकम के क्वेश्चन से, नेशनल इनकम तो आप यहां पे भी पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन सी इंटर में है। वही नेशनल इनकम सिर्फ 3 दिन में हम करते हैं, 3 दिन में, और उससे ज्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं क्लास में। आपने नेशनल इनकम कितने महीने में खत्म किया था? 1.5 से 2 महीने में। हम कह रहे हैं हम 3 दिन में पढ़ रहे हैं, तो क्या वो इनएफिशिएंट थे या हम क्या ज्यादा फास्ट है? सिर्फ और सिर्फ समय के साथ हमारी सोच बदल जाती है। सीए का कोर्स है, सीए के कोर्स में हम इतना समय नहीं लगाते एक पर्टिकुलर चैप्टर में, सभी चीजें हम बच्चों को कराते हैं, पूरा डिटेल में कराते हैं। अब आपका परसेप्शन सब्जेक्ट के प्रति अपने आप बदल जाता है।
जैसे ही आप फाउंडेशन क्लियर करेंगे, आप आपके अंदर अपने एक बदलाव देखेंगे, आपकी सोच बदल जाएगी, क्योंकि अब आप सीए की रेस में आ जाएंगे। अभी आप फाउंडेशन के एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, अभी आप रेस के बाहर हैं। और अभी आपने कहना भी शुरू कर दिया है कि अंकल आई एम डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, आंटी आई एम डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। नो, यू आर नॉट डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। ये एंट्रेंस एग्जाम है, अभी आप सीए के स्टूडेंट नहीं है। जब तक आप इंटर में नहीं आ जाते, आप ये बात मत बोलना। जब इंटर में आ जाओगे तब आप कह सकते हो कि हां, मैं सीए का स्टूडेंट हूं। समझ गए बात को? ध्यान रखिए, 4 घंटा आपको देना है। आज का पढ़ाया हुआ आज पढ़ना है, बस इतना ही करना और कुछ भी नहीं करना। देखो 2 बजे तुम्हारे 2-2:30 यहीं बज जाएंगे क्लास में। इसको जाओगे घर पर, थोड़ा सा आराम करोगे, टीवी भी देखोगे, नेटफ्लिक्स भी देखोगे, कुछ भी देखोगे, देखो कोई मना ही नहीं। और क्या देखना है उसका उत्तरदायित्व आपका और आपके परिवार का है, हमको उससे भी कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप पढ़ने बैठे तब आपका फोन बंद होना चाहिए, तब कैलकुलेटर भी फोन वाला इस्तेमाल नहीं करना है, अपना सेपरेट कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपने फोन ऑन करा तो वो डिस्टर्ब करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना आना चाहिए, डिसिप्लिन का दायरा आपको खींचना पड़ेगा कि मेरे को डिसिप्लिन रखना। ये हर स्टूडेंट को आता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल अपने बेटे का बताता हूं। उसका जेई में 99 परसेंटाइल था, और जब वो पढ़ाई करता था तो बालकनी में खड़े होकर के, बालकनी का ऐसा कुछ चौड़ी वॉल थी, वो उस पे कॉपी रख करके पढ़ता था। उन्होंने कहा कि बाहर क्यों धूप में खड़े, अंदर आ जाओ। तो कहता पापा बाहर अंदर ना एसी में नींद आ जाएगी मुझे। भरी गर्मी में वो धूप में पढ़ता था खड़े होकर के। जब वो उसके साथ के सभी बच्चे मोबाइल फोन, स्मार्टफोन रखते थे तो वो छोटा फोन रखता था। हालांकि उसने दसियों फोन खो दिए, लेकिन उसने कभी भी स्मार्टफोन लिया ही नहीं। नहीं कहा ये मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा इससे। तो कहीं ना कहीं लाइन ऑफ डिमार्केशन आपको खींचनी पड़ेगी। मैंने तो नहीं कहा कि बेटा मैं तो कहता स्मार्टफोन ले ले। तो आपको देखना है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या नहीं करना है। उसका ऑल इंडिया रैंक आया था 15। उसने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने आईआईटी लिया ही नहीं, उसने आईएसआई का पेपर दिया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से। उसने अपना ग्रेजुएशन का पेपर क्लियर करा। गवर्नमेंट के उस कॉलेज में सिर्फ 50 बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, जिसमें से 25 रिजर्व कैटेगरी की सीट है, 25 जनरल सीट है। जनरल कैटेगरी में उसको एडमिशन मिला 25 बच्चों में से। और गवर्नमेंट साल भर हर महीने उन बच्चों को 7,500 रुपया वजीफा देती है, स्कॉलरशिप देती है पढ़ने के लिए। ना रहना का खर्चा है, ना खाने का खर्चा है, ना पढ़ाई का खर्चा है, कोई फीस नहीं, ऊपर से स्कॉलरशिप है। और ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप आगे मास्टर्स करते हैं, आप पीएचडी करते हैं, वहां से आपको पूरे कैंपस के अंदर आपको एक फ्लैट दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, यहीं रहो यहीं पढ़ो। कितने बच्चे वहां से पीएचडी करते? ज्यादा ज्यादा 5 या 10। वो आपको लेकर आना पड़ेगा अपने अंदर का डिसिप्लिन। मैंने नहीं कहा, मैं तो मैथ्स में बहुत वीक था, उसने तो अपना सारा करियर ही मैथ्स में बनाया। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि वेयर इज द लाइन। मेरे को अपना दायरा सीमित करना है, एंड नोबडी कैन डू दिस, नॉट योर पेरेंट्स। दिस इज ओनली यू हु कैन फाइंड आउट वेयर इज माई limit, and I'm not going to cross my limits.
यहाँ आते हैं क्लास में, बहुत सारे दोस्त बनेंगे। आज आपका पहला दिन है, मेरे साथ 2-3 दिन शायद आपको हो गए आते हुए। आपके बहुत सारे दोस्त बनेंगे, दोस्ती करिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी लिमिट अपने आप को तब भी करना पड़ेगा। मैं जितने ज़्यादा अपना सिस्टम अपना फैलाऊंगा अपने आप को, उतने ज़्यादा मैं अपने आप को डिस्टर्बेंस के साधन भी दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि फेसबुक मैं नहीं चलाता, या व्हाट्सएप मैं नहीं देखता, या इंस्टाग्राम पे मैं फोटोज़ नहीं डालता। हम सब करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बनी इसके लिए है। लेकिन इतना मत इन्वॉल्व हो जाइए अपने आप को कि हर एक मूव आप इंस्टाग्राम पर डालें और फिर देखें कि उस पर कितने लाइक्स आ रहे हैं। यू आर नॉट मेंट फॉर दिस। यू आर गोइंग टू बिकम द चार्टर्ड अकाउंटेंट, and you are meant to become a chartered accountant, so you have to limit yourself. No likes is going to bring any marks to you. कोई भी, आप भी जब किसी को लाइक ठोकते हो या कोई कमेंट लिखते हो, तो आप भी अपना नहीं होता। वहां पे ऑलरेडी इनबिल्ट कमेंट्स होते हैं, नाइस लिख दिया, बहुत अच्छे लग रहे हो लिख दिया, कुछ भी मीम डाल दिया। तो ये सब तो सिर्फ एक दिखावा ही तो है। और इससे फर्क क्या पड़ता है? आपको पता है कितने फिल्टर्स के साथ तो फोटो डालते हैं। तो रियलिटी कुछ और है। हमको सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ नोट्स के लिए करते हैं, बुक शेयर करने के लिए, नोट शेयर करने के लिए, इन चीजों के लिए हम करते हैं। अननेसेसरी का किसी भी तरीके के मैसेज के फ्लो में नहीं आ जाना है कि नहीं उसने बोला है तो उसने कैसे बोल दिया, उसकी तो मां बहन मैं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। आप देखो, कभी भी किसी से आपकी लड़ाई, हर किसी बच्चे की लड़ाई होती है किसी न किसी से। तो जब भी आपकी लड़ाई होती है किसी से, तो आपने बेशक सामने वालों को कूट दिया है, लेकिन परेशान तो आप भी रहते हो। आपने किसी को गालियां अच्छी से अच्छी सुना दी हैं, परेशान तो तब भी आप भी रहते हो, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूअसली उसी बात पर उसी पर्टिकुलर बात को करे जा रहे हो। मैंने उसको बहुत अच्छी सुनाई, मैंने उसको ऐसा कहा, उसने मेरे को ऐसा कहा, बेटे मैंने उसको ऐसा कहा, ऐसा। अब एक घंटा भर तो आप इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व रहते हो, तो आपकी तो पढ़ाई गई उस दिन की। तो फिर आप कहेंगे तो फिर सर हम क्या कहेंगे, गाली दे हम उसको चुसुल लें। आप देखो, ये आपकी मर्जी है, ये आपको यू हैव टू टेक द डिसीजन कि हाउ टू मैनेज योर सेल्फ, हाउ टू कॉन्ट्रैक्ट योर सेल्फ। दिस इज योर एरियाज। मैं ये नहीं कहता कि गांधी जी बन जाओ कि एक थप्पड़ मारे तो दूसरा लगा दो आगे। ऐसी अवस्था कब आए? हम ऐसी सिचुएशन में क्यों आए? हमको रोड रेज वाली प्रॉब्लम में क्यों आए कि हमको किसी को गाली देकर के स्कूटर आगे लेके जाना है? हम ऐसी स्थितियों में नहीं आना चाहते, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है 4 साल बाद आई हैव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी द चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं डेली ये सपना देखता हूं कि मेरे को सीए बनना है, इसलिए मेरे को डेली 4 घंटा पढ़ना है। चुटकियों में फाउंडेशन निकलता है। फाउंडेशन निकलते ही आपका ये स्टेपिंग स्टोन है। आपने स्प्रिंटर को, धावक को भागते हुए देखा है, वो पहले स्टेप की तैयारी करता है। अगर उसका पहला कदम खराब रह गया तो वो धावक जीत ही नहीं सकता, वो रेस को पूरा कर ही नहीं सकता। हम बटन लगाते हैं तो पहला बटन अगर टेढ़ा हो गया या पहला बटन गलत लग गया तो हमारा लास्ट तक जाएगा गलत। आरंभ है ये, अगर ये आरंभ ठीक से नहीं हुआ तो मान के चलिए सब गलत। वो जोश, वो उत्साह आप नहीं लेकर आ पाएंगे फिर से, जब अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट में बैठे। आज तक आप लाइफ में फेल नहीं हुए, आपके हमेशा से अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन यहां पर आकर के बच्चा फेल होता है। तो मैं अगर फेल हो गया किसी कारणवश, तो जो आज मेरे अंदर उत्साह है ना, जिस उत्साह के साथ अभी एग्जाम तो 2 दिन पहले खत्म हुआ और मैं क्या कोचिंग क्लास में बैठा हूं, वो उत्साह मेरे अंदर फिर से नहीं आ पाएगा। इसलिए मुझे तो हर हालत में मेरे को ये पेपर को क्लियर करना। पहला स्टेप, आई हैव टू क्लियर दिस पेपर एट एनी कॉस्ट। इसमें कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से पेपर को क्लियर कर सकते हैं। दिक्कत उनको आती है
जिनको ये लगता है कि मैंने पापा की हेल्प करनी है, मैंने पापा से खर्चा नहीं लेना है, मैं कुछ कोचिंग कर लेता हूं, मत करना, कभी भी मत करना। ऐसे समय में आप सिर्फ अपनी पढ़ाई के साथ ही अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हो। 3 साल बाद, 4 साल बाद जब आप एम्प्लॉयड हो जाओगे, ओनली देन यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स। ऐसी गलती मत करना कि मेरे को पार्ट टाइम जॉब करना है। ऐसी गलती मत करना कि मेरे को कोई कोचिंग पढ़ा करके 11वीं क्लास के, 12वीं क्लास के बच्चों को, 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा लूं, मेरा मैथ्स अच्छा है, इससे मैं अपना खर्चा निकाल लूं। कुछ नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा भारी वाला, और वो पूरी जिंदगी का रिपेंटेंस आपको दे जाएगा। इसलिए सिर्फ मेरे को पढ़ना है और पढ़ना है। आई हैव टू रिमेन फोकस्ड थ्रू आउट। टॉक टू योर टीचर्स। आपके 4 टीचर्स, और इन टीचर के अलावा आपको कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। नाइदर योर पेरेंट्स, नाइदर योर रिलेटिव्स, वी आर गोइंग टू हेल्प यू। यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम, you take us in confidence, you can ask us anything, you can share your problem and have the solutions. Definitely we have the solutions. We are not only the teachers, we are the parent teachers. आपसे बड़े तो मेरे बच्चे हैं, तो मुझे पता है कि एक स्टूडेंट और एक चाइल्ड के बीच में क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सेटल किया जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव द कॉन्फिडेंस इन अस. We are going to take you to the heights where you want to go. So first of all, मैंने आपको बताया, अब आप अपने बारे में बताएं, और कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका कोर्स को लेकर के आपका कंसर्न हो, कि या कोई भी बात आपको करनी हो, तो बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाम आपको बताना है, आपका विजन आपको बताना है, और आपकी वीकनेस क्या है वो आपको बताना है। 3 बातें बैठे बैठे आपको बताना है। सुहानी, पूरा नाम बोलिए। सुहानी, हाँ ठीक है। आपके परिवार में चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई नहीं है? ओके। नेगेटिविटी पढ़ाई को लेकर आती है, या आपको ऐसा लगता है कि मतलब किस चीज को लेकर नेगेटिविटी आती है? देखो, लाइफ में हर किसी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट्स दोनों रहते हैं। हर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं होगा। तो हमेशा जब हमारे अंदर ये नेगेटिव आता है, पढ़ाई को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, अगर हमारे अंदर कोई भी नेगेटिव, सब बच्चों के लिए है कि कोई भी नेगेटिविटी थॉट तब आता है जब हम अपने काम को पूरा नहीं करते। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है 4 घंटे, आपने रेगुलरिटी से चीजों को नहीं करा है, तो डेफिनेटली नेगेटिविटी आएगी आएगी। तो उससे बचना है। देखो, ये कोर्स आपको जो ये मिलेगा, ये इसका आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगा, डेफिनेटली आप घर पे देखेंगे। तो आप क्या सोचेंगे, यार आज मैं नहीं जाता, आज मैं ठंड ज्यादा है, मैं लेट उठ रहा हूँ, या आज ना सब घर में इतने सारे पापा भी घर पे, सब हॉलीडे का माहौल है, मैं आज क्लास में नहीं जाता, मैं तो रिकॉर्डिंग देख लूंगा। तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव स्टेप आपने उठा लिया। इसको फैसिलिटी के रूप में देखना है, सब्स्टिट्यूट के रूप में नहीं देखना है। बीमार हो गए आप, नहीं आ पाए, देखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसको रेगुलर फीचर बनाएंगे तो इट इज गोइंग टू डेफिनेटली, बिकॉज आप ना वो ला ही नहीं पाएंगे कि मैं रिकॉर्डिंग देखूं, है ही नहीं टाइम आपके पास, नहीं देखेंगे आप रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग देखते हुए होता क्या, ये होता है रिकॉर्डिंग देखते हुए। आपने देखी भी तो है पहले,
15 जूम मीटिंग 45 मिनट की, 15 मिनट के अंदर अंदर नींद आ जाती है। अगले 30 मिनट में किसने क्या बोला कुछ नहीं पता होता। यहां पर वी क्रैक जोक्स, वी टॉक टू यू, वी डिस्कस यू, आपको टीज भी करते हैं, आपको खड़ा भी करते हैं, आपसे बात भी करते हैं, तो यू रिमेन अटेंटिव, बॉडीली भी अटेंटिव रहते हैं। आप ही सर पूछेंगे सवाल, तो फेस टू फेस को कभी भी ऑनलाइन टेक ओवर नहीं कर सकता। तो इसको सब्स्टिट्यूट मत मानिएगा, फैसिलिटी मानिएगा। कभी कोई क्लास मिस नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। अगर आपने क्लास मिस करी तो उसी दिन से आप ये मानना शुरू कर दीजिए कि मेरा ये पेपर क्लियर नहीं होगा। मेरे को कोई भी सूरत हो, मेरे को क्लास मिस नहीं करना, सीए फाइनल्स तक, क्योंकि ये मेरा काम है। आपके पापा कभी जॉब मिस करते हैं? उनको छुट्टियां मिलती है तब भी नहीं करते। आपकी मम्मी कभी खाना बनाना मिस करती है? तो वो उनका काम है, वो मिस नहीं करते। आपका काम ये है, आप मिस मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे को बुखार है, चाहे कुछ भी, मैं जाऊंगा भाई क्लास में। घर में रहूंगा तो और खराब ही होऊंगा। बुखार की हालत में भी मैं आता हूं क्लास में, आता हूं मैं। जिस दिन मुझे बुखार होता है तब भी आता हूं मैं, कभी भी। और मैं ग्रेटर नोएडा से आता हूं, समझ रहे हैं आप बात को? तो मैं आ रहा हूं, इतनी दूर से भी आ रहा हूं। मैं कहा आप तो सर पैसा कमाने के लिए आ रहे हो। नो, मैं वहां पे पैसा कमा सकता हूं, कमा सकता हूं। बस इस बात का ख्याल रखिए कि मेरे को रेगुलर क्लास में जाना है। मेरी नेगेटिविटी वहां से शुरू होगी जिस मैंने गफलत करनी शुरू कर दी, मैंने अब लेक्चर मिस करनी शुरू कर दी। ठीक है, क्या नाम बताया आपने? सुहानी, ठीक। He is chartered accountant. Yes. Okay. My weakness is I have low confidence. क्यों? कॉन्फिडेंस किस वजह से आपको लगता है कि आप सुंदर हो, आप केपेबल हो, आप कुछ भी करने की क्षमता रखते हो, तो कॉन्फिडेंस कम क्यों? मेरा आई ऑलवेज सी लाइक दिस वे कि मेरे को यहां तक पहुंचना है, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी तो कहां से आ रही है? किस चीज का आपको लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या आपके पेपर अच्छे नहीं जाते जब आप करते हो? तो क्वेश्चन अकाउंट्स का बनता नहीं, अच्छे जाते हैं तो मार्क्स को लेकर के तो प्रॉब्लम नहीं होगी। 11th में भी अच्छे होंगे, 12th में भी आपने इंटरनल्स में अच्छे लिए होंगे, डेफिनेटली यू आर एक्सपेक्टिंग गुड मार्क्स ऑल्सो। तो फिर कॉन्फिडेंस कहाँ पर? कई बार ऐसा होता है कि परिवार के सदस्य भी हमको सही से नहीं समझ पाते और ऐसे में वो नेगेटिव कमेंट्स देते, और हमारे परिवार में ही लोग होते हैं ऐसे जो हमको नेगेटिव कमेंट्स देते हैं। तो शट दम, आप अपना एक दायरा बना के चलिए कि कोई आपको पायदान ना समझ जाए कि आपको रगड़ करके चला जाए। समझ गए बात को? बिछो सबके सामने, लेकिन ऐसा मत बिछो कि कोई पायदान समझ ले और रगड़ करके चला जाए। नो, बी श्योर अबाउट दिस कि मेरी एक लिमिटेशन है, एंड दैट लिमिटेशन, आई एम इंडिविजुअल, एंड दैट लिमिटेशन, मेरे पापा भी मेरी लिमिटेशन को क्रॉस नहीं कर सकते। मैं अपने आप में एक इंडिविजुअल हूं, बट नो, हैव अ कैपेसिटी टू से नो। इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। आपको कॉन्फिडेंस, आपको आपके पापा कहते हैं कि आपके फोन में पासवर्ड है, आपके पापा हैव फेथ ऑन मी, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, बट दिस इज माई एरिया एंड आई वॉन्ट टू मेंटेन माई प्राइवेसी। हैव कॉन्फिडेंस इन मी। और आप ऐसा कोई भी गलत काम मत करें जिससे कि आपका कैरेक्टर असैसिनेशन हो। अगर द मोमेंट यू सॉ द रॉन्ग वीडियोज, द पॉर्न वीडियोज, एंटायर करियर आपका खराब हो जाएगा। आप पढ़ नहीं पाओगे, हर गलत चीज आपके दिमाग में आएगी और सारा का सारा करियर खराब हो जाएगा, क्योंकि यही वो समय है
18 साल की आप उम्र में हैं, ये समय ऐसा है जिसमें आप या तो बन सकते हैं या आप बिगड़ सकते हैं। आपको या तो स्क्रैप बनना है या आपको गोल्ड बनना है, ये आपको देखना, क्योंकि आपके हाथ में वो है जो सब कुछ आपके पाम टॉप पे ला देता है। वहीं पर आपको लाइन खींचनी है। मैं हमेशा से ये कहता आया हूं, हमेशा एक लाइन खींचो। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है एक स्टूडेंट की लाइफ में, ठीक है। कॉन्फिडेंस हमेशा, कोई भी बच्चा ऐसा ना सोचे कि मैं ये नहीं कर सकता, का कोई भी कर सकता है। अच्छा मैं बता देता हूं मैं क्या था और मैंने क्या किया। 4th क्लास में आई गॉट मैथ्स कंपार्टमेंट इन मैथमेटिक्स। 4th क्लास क्या होती है बच्चों को पता भी नहीं होता कैसे पास हो जाते। आई गॉट कंपार्टमेंट इन मैथमेटिक्स इन माई 4th क्लास। कारण क्या था, मैं ड्रामेटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, मुझे पता भी नहीं एचसीएफ क्या होता है, एनसीएम क्या होता है। अब मेरे को कुछ भी नहीं आता था, मैं बोर्डिंग्स में पढ़ता था। कंपार्टमेंट आया 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 10th क्लास में मैथमेटिक्स छोड़ दिया 10th क्लास के बाद। तो मैं जिस दिन एग्जाम हुआ 10th क्लास में, मैंने एनसीईआरटी के एक एक पन्ना ऐसा पूरे हॉस्टल में मैंने उसको पाड़ पाड़ के फेंका। 11th 12th के बाद जैसे ही मैं खालसा कॉलेज में पहले दिन गया, सरदार जी मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, चैप्टर चल रहा था मैट्रिक्स। अब मुझे कुछ आता ही नहीं था। जिस दिन मैंने ये समझ लिया कि मेरे को मैथमेटिक्स की गर्दन पकड़नी है, फिर उस दिन मैंने उसको समझा। फिर मैंने पढ़ा मैथमेटिक्स, फिर मैंने एमए इकोनॉमिक्स में इकोनोमेट्रिक्स भी करा। तो आपको ये समझना है, देयर विल बी वन डे द डिसाइडिंग डे। आपको ये बात अच्छे से समझनी है कि इफ योर सर कैन डू, देन यू कैन डू द मिरेकल्स। I was very poor in studies, but if I can do, you can do the miracles. बस ध्यान रखना, you very much capable, all of you are, but हमारे अंदर लो कॉन्फिडेंस का संचार कब होता है, जब हम क्लास मिस करते हैं। इसे मैंने क्लास मिस नहीं करनी। रह गई बात लाइफ में, तो लाइफ में भी कोई कुछ भी कहे उसको स्टॉप करना आना चाहिए। आपको इरिटेट नहीं होना है, आपको किसी से झगड़ना नहीं है, बट यू हैव टू इग्नोर मारो। चाहे कोई दोस्त बोलता है, इग्नोर मारो, वो दोस्त तुम्हारे लायक ही नहीं है। परिवार का सदस्य बोलता है, इग्नोर मारो, वो व्यक्ति तुम्हारे लायक नहीं है। समझते हैं बात को। माँ बाप भी आपको तभी तक सपोर्ट करेंगे जब तक कि आप कुछ करके नहीं दिखाते। द मूमेंट, खास तौर से गर्ल्स, जिस दिन आपके पेपर क्लियर होना बंद हो जाएंगे, यू विल बी वेडेड, यू विल बी लॉक्ड इन द वेडिंग लॉक। इसीलिए उससे पहले कि मेरे पास ऐसी नौबत आए, मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मेरे को डाइटिशियन, मेरे को ब्यूटिशियन, मेरे को रिसेप्शनिस्ट नहीं बनना है, मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क माई हस्बैंड फॉर मनी, I'm not going to ask my father for money. I'm not going to ask brother for money. I'm going to become such a capable that I'm going to give them. Father, keep this. This is my first earnings. So be sure about this कि मेरे को करना है, और इसके लिए जितना जोर मैं लगा सकता हूं मेरे को लगाना है। कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखो। जो नेगेटिव बातें, जो कोई बोलता है उसको इग्नोर करो, कुछ भी बोलता है इग्नोर करो। हमारा दुश्मन हमारा मन है, उससे अलावा हमारा कोई भी हमारे से ज्यादा कोई भी हमारी बुरी बात नहीं बोलता। हम खुद अपने आप को नीचा दिखाते हैं, हम खुद अपने बारे में सोचते हैं गलत। किसी की हिम्मत थोड़ी है क्योंकि आपको बोल दे, आप उसको 4 गालियां नहीं सुनाओगे। इसलिए कोई नहीं बोलता, हमारा मन हमको नीचा दिखाता है। इसलिए कभी भी लो कॉन्फिडेंस वाली जो प्रॉब्लम हमारी मन की है, हैव पॉजिटिव। किताबें पढ़िए, आजकल का जनरेशन किताबें नहीं पढ़ता है। किताबें पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, हैव बुक, चाहे थ्रिलर पढ़ो, चाहे फिक्शन पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, लेकिन रीड द बुक्स। कुकू एफएम ऐप जो आप सुनते हो, उसको सुनो, उसके अंदर जो बुक्स की नरेशंस है ना, सुनो बुक्स की नरेशंस को, सुनो, पढ़ो। किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। आपका नाम क्या बताए? कनिष्का सुहानी।
ठीक है, वेरी गुड। और आपका वीकनेस क्या है? हाँ, एक ही फोकस करना। हम जब मैं 12th क्लास मैंने क्लियर करा तो उस वक्त कंप्यूटर्स सीख रहे थे लोग, उस वक्त कंप्यूटर आया था बाजार में। तो मैंने ग्रेजुएशन इन नेट जी नेट का प्रोग्राम होता था 3 साल का, वो कर लिया। उधर से कंपनी सेक्रेटरीशिप का कर लिया, उधर से मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और मैं एक साइंस स्टूडेंट था, मैंने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ा ही नहीं था 10+2 में, मैंने कभी अकाउंट्स पढ़ा ही नहीं था। आई वॉज स्टूडेंट फॉर आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल। तो हुआ क्या, सब कुछ खत्म हो गया, खराब हो गया, कुछ भी नहीं सही से हो पाया। तो फोकस एक पे करना है, ठीक है, एक ही चीज। अब जब सीए कर लोगे ना, उसके बाद तुमको कोई और कोर्स करना है तो करो, करते रहना, रुकना मत, करते रहना। लेकिन एक बार करने के बाद दूसरा कई बच्चे फोन करके बोलते हैं कि सर मेरा फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ, अब मैं सीएस कर लूं क्या सर? एक बात सोचो, जब वो नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए जो कर रहे हो उसी को करो। लकीर का फकीर बनना है, एक ही चीज को पीटना, और इतना पीटना है कि वहां निशान बन जाए। ध्यान रखना, सीए के अलावा मेरे को कुछ नहीं दिखना चाहिए, और अगर कुछ दिखता है तो कृपया करके अपना फीस ले लो वापस, कुछ और करो, ये तुम्हारे लिए नहीं। क्या नाम बताया? सान्या, ठीक। वो हर किसी के साथ होता बेटे, हर कोई। अब हम लोग सोचते हैं कि हम पूजा करेंगे, या हमको कोई मंत्र दिया गया है या कोई बात कही गई है, तो हम लोग भी 2 मिनट बोलते हैं, तीसरे मिनट हम कैलकाटा होते हैं। 2 मिनट बोलते हैं, सोच रहे हैं कि अच्छा अच्छा घर में कारपेंटर आया उसके पास। वो हर किसी के साथ होता है। समय के साथ साथ धीरे धीरे जब हम लगातार एक चीज पर हम फोकस करते हैं ना, तो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। तो समय लगता है, नो डाउट। आज तक हम लोग ही नहीं कर पाए इसके ऊपर, लेकिन फिर भी हमारे बाबा जी यही कहते कैसे करो। तो आप भी धीरे धीरे, व्हेन यू विल रीड दिस, व्हेन यू विल फोकस ऑन योर स्टडीज, जब आपको इसमें अपने आप इंटरेस्ट आना शुरू होगा, तो अपने आप आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और काम में। तो जब हमारा मन बहुत तेज है, हमसे बहुत तेजी से भागता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन पढ़ाई के समय ज़्यादा समय फ़ोन बंद करके पढ़ाई करनी है, ठीक है। और सीए क्यों बनना चाहते हो? अच्छा, तो बहुत कुछ लगता है, तो यूट्यूबर क्यों नहीं बनते? यूट्यूबर क्यों नहीं बनते, वो भी तो अच्छा है। कितने लाइक्स मिलते हैं, कितने लोग कमेंट मारते हैं, नेगेटिव कमेंट भी, तो वो भी तो अच्छा है। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, जो बच्चे ये सोचते हैं कि जिसका अकाउंट्स अच्छा वो सीए कर ले, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट में अकाउंटेंट वर्ड तो आता है, लेकिन अकाउंट्स का कुछ बनता नहीं है सीए में। सीए का मतलब लॉ है, ये कंपनी लॉज, आपको टैक्स लॉज, आपके बिजनेस लॉज, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आपको पता है इतने सारे अकाउंटिंग पैकेजेस आते हैं, बिजी आता है, टेली आता है, नाम तो सुना ही होगा। और आप पढ़ना भी, देखना भी, एक्सेल सीखना। अब आप अगर खर्चा डालोगे, मान लीजिए कोई एक्सपेंस डालोगे, तो वो तो एक्सपेंडिचर को सीधे डेबिट कर देगा। आपने कोई रेवेन्यू की आइटम डाली, वो सीधे रेवेन्यू में लेके जाएगा और आपका बैलेंस शीट बनाकर आपको बता देगा। आपको कुछ नहीं करना। वो समय गया लेजर बनाने वाला, वो समय गया एंट्री करने वाला। वो तो यू आर पुटिंग द एंट्रीज एंड एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज। क्योंकि ये जो अकाउंटिंग पैकेजेस हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर बनाए जाते हैं। तो आपका काम सीए का है, इसमें अकाउंट्स कुछ नहीं है। आप अकाउंट्स के फंडास क्लियर करते हो फाउंडेशन में, इंटर में आकर के। अब इंटर में देखो 2 ग्रुप में एडवांस अकाउंटेंसी थी, सेकंड ग्रुप में से एडवांस अकाउंटिंग में से हटा दी। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता चल रहा है अब
कि इस अकाउंट्स का इतना कुछ है ही नहीं जो हम बच्चों को पढ़ाए जा रहे। सीए का मतलब अकाउंटेंट थोड़ी है। अब तो अकाउंट्स कंप्यूटर बनाता है, 1 मिनट में एरर पता चल जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं होगा तो पता चल जाएगा ना, वो एरर शो करेगा अपने आप। तो आजकल तो आप एआई भी देख रहे हो, वो चैट जीपीटी आप सुनते हैं कि वो कई बार आपने सुना, तो कहीं का कहीं चीजें पहुंच गई हैं। तो बस अपना ये मान के चलो कि फटाफट अपनी डिग्री क्लियर करो और पहुंचो, बहुत आसान है काम करना आगे जाकर के। ठीक है, क्या नाम बताया? श्रेय। ठीक है, क्या? निशित? इशित? लड़ाई में कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपने आप फ्रेंड छूटते जाते हैं। जैसे जैसे आपका समय पढ़ाई में लगना जाएगा, वो कहीं और इन्वॉल्व हो चुके होंगे, तो अपने आप सर्कल छोटा हो जाएगा। आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। अभी तक 12वीं क्लास में तो हमारे भी इतने फ्रेंड्स थे, लेकिन अब कहाँ इतने फ्रेंड्स रहे हैं। अब तो कोई फ्रेंड ही नहीं है। अभी कोई कहीं रहता, कोई कहीं बिजी। तो समय, ये समय होता है फ्रेंडशिप को अपने एंजॉय करा, यू रियलिश योर फ्रेंड्स, लेकिन अपने आप दायरा छोटा हो जाता है। कोई बात नहीं, चलता है। बस लड़ना नहीं है किसी से, झगड़ना नहीं है किसी से, क्योंकि झगड़ने पर पता है आपको ना, आपका नुकसान ज़्यादा है। क्योंकि आप 4 घंटा पढ़ेंगे कैसे? ठीक है, और एक्सपेक्टेड क्या है? वीकनेस तो आपका है, आपको एक्स नहीं पता, तो खोजिए अपने अंदर एक्स, कुछ तो कोई होगा। जब मैं छोटा था, मैं फर्स्ट क्लास से बोर्डिंग्स में पढ़ा हूँ, 1st to 12th में बोर्डिंग्स में था। तो एक दिन जब शुरू की बात है, जब मेरे पापा मुझे बोर्डिंग्स में छोड़ के गए थे, तो मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी। और मैं ऐसे ही बालकनी पे खड़ा होकर के, बस जैसे बच्चे आम होते, तो वो कुछ पोएम्स मुझे याद थी, तो मैं वो पोएम्स ऐसे गा रहा था जैसे आजकल आप गाने गाते, तो उस वक्त हमारे टाइम में पोएम्स थी। मैं पोएम ऐसे जोर जोर से गा रहा था। उस दिन मेरे सर ने मुझे कहा कि ये पोएम्स तो बहुत अच्छी हैं, तुम ये पोएम शाम को बाल सभा में सुनाओगे तो मैं तुमको 10 इक्लेयर्स दूंगा। उस वक्त इक्लेयर्स नई नई आई थी और 1 रुपए की 10 आती थी। तब मुझे नहीं पता था इक्लेयर्स का मतलब चॉकलेट होता है, टॉफी होती है। तो मैंने सुना दी, उन्होंने मुझे 10 इक्लेयर्स दी। वो दिन था और आज का दिन था, मैं सिर्फ बोल ही रहा हूं, क्योंकि मुझे इस बात का पता चल गया कि मैं अच्छा बोल लेता हूं। सो जिस दिन आपको एक्स पता चलेगा, एंड दैट डे विल बी द डिसाइडिंग डे, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज एक्स इन यू। आपको फाइंड आउट करना है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो मेरे अंदर, जो मुझे मेरी रूपरेखा बदलेगा, जो मेरा लाइफ बदलेगा, जो मेरा स्टाइल बदलेगा। जरूरी है वो फाइंड आउट करना। निशित। इशित? Good morning, sir. My name is Nidhi Sharma. My aim is to pursue chartered accountancy, and my weakness is that I procrastinate things. लाइक? I get delayed things, like I will do this later, something like that. मतलब आप इग्नोर करते हो चीज़ों को। Procrastination. तो जैसे आपने कहा कि पापा ने कहा आपने ऑनलाइन बिल पे करना, आपने कहा मैं कर दूंगी, बाद में नहीं करा, ऐसा, फिर बाद में पता चलता है वो तो मैं भूल गई। तो वो मल्टीपल, आप ये प्रायोरिटी लिस्ट हमको तय करनी है कि मेरे को किसको इम्पोर्टेंस देनी है। और अक्सर हम ना, हमारी ना आजकल जो सोचने की और समझने की शक्ति है ना, वो लिमिट हो गई है। पहले तो हमें इतने 10-10 फोन नंबर याद हो जाते थे, आज हमको अपना ही फोन नंबर याद नहीं है। तो ट्राई टू मेंटेन अ डायरी, छोटा डायरी बनाओ और प्रायोरिटी तय करो कि मेरे को दिन में क्या करना है। सवेरे जब बिस्तर पर से उठते हो, तो बिस्तर पे बैठे बैठे सोचो कि आज मेरे को 4 घंटे मेरे को मिलेंगे और मैं उन 4 घंटों में कैसे मैंने पढ़ाई करनी है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना, कौन सा चैप्टर करना है। मेरी प्रायोरिटी मुझे तय करनी है, कोई और नहीं तय करेगा। मेरी स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेस मुझे पता है, कोई और नहीं बता सकता। तो इसलिए प्रायोरिटी तय करो और इग्नोर मत करो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार बहुत प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं। जैसे एग्जाम, कोई एग्जाम फॉर्म भरना है, मैंने कहा चलो अभी तो उसका जून तक का या मई तक का डेडलाइन है, मैं भर दूंगा। और पता चलता है कि हमने नहीं भरा क्योंकि उस समय हम किसी और काम में बिजी हो गए। तो आप उस अवस्था तक अपने आप को मत लेके जाओ कि मैं मई में भर दूंगा। अभी भर दो ना, अभी भर दो।
जब याद आए तभी कर दो, तब इग्नोर मत करो, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाओगे। ठीक है, क्या नाम बताया आपका? सुहानी, निधि शर्मा, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज रचित। और इंस्पायरिंग पार्ट तो मेरा वो था, मेरे चाचू चार्टर्ड अकाउंटेंट है पर उनके 10th-12th के मार्क्स बहुत कम थे। हम्म, इंस्पायरिंग पार्ट पीटर वो है। और एक्स फैक्टर मेरा वो है जिसकी मेरी मैथ्स बहुत वीक है तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ जल्दी, एक क्वेश्चन करने से नहीं बना। वो एक्स नहीं है बेटा, एक्स पॉजिटिव फैक्टर होता है। एक्स फैक्टर वो आपकी वीकनेस है। वीकनेस। हाँ, तो उसको मैथ्स में अगर आपका वीकनेस है तो एक काम करना कि डेली कम से कम इसको स्केल अप करना। 10 क्वेश्चन करूंगा मैं। हमारे पास मैथमेटिक्स में बहुत सारे, कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है? काफी सारे बच्चे हैं, तो बात को ध्यान से सुनना। हमारे पास सीए के कोर्स में आप कोर्स निकालना, मैथ्स की किताब देखना, उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर ऐसे जो 9th और 10th के हैं। 9th और 10th में जो चैप्टर्स थे वो हैं, तो वो चैप्टर्स आप अपने अच्छे कर लो पहले। फिर आपके कुलदीप सर मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे, वो बाकी के जो चैप्टर्स है ना उसके उन अच्छा हो जाएगा। तो आप अभी से, जैसे आप कहेंगे अभी हम क्या पढ़े, तो आपको क्या कंपाउंड इंटरेस्ट और वो फॉर्मूला पढ़ोगे तो क्या आएगा? नहीं, सिंपल इंटरेस्ट। आप इंडिसेस, पावर वाले क्वेश्चन है वो करने बैठोगे तो आएगा नहीं? क्या आएगा? तो 10-10 क्वेश्चन डेली का टारगेट बना के चलो। मेरा स्टडी टेबल पर मेरा 10 क्वेश्चन का टारगेट है, मेरे को करना है। सोते वक्त मेरा बेड के पास में कॉपी रखा है, 10 क्वेश्चन मैं करके सोऊंगा मैथ्स का, ये मेरे को करना है। जब आप 10-10 क्वेश्चन से करना शुरू करोगे ना तो ये याद रहेगा कि मैंने आज कौन से 10 नहीं करे। कुछ भी करो लेकिन मैथ्स के 10 क्वेश्चन करने, ठीक है? इतने सारे जब आपको ये मिल जाएगा व्हेन यू विल पे, तो यहाँ से आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी, तो पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी आप देख सकते हो। जैसे आपने कोई भी एक चैप्टर उठाया, 10th का उठाया या 9th का उठाया, तो आप उसको करना शुरू कर दो, वेट मत करो। ठीक है, क्या नाम बताया? रचित। रचित, एक बात और बता देता हूँ, एक स्टूडेंट थी, नाम था उसका, नाम मुझे याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। वो गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट थी, उसके 12th क्लास में 57% मार्क्स थे और वो ऑल इंडिया रैंक 1 थी। शैली चौधरी, शैली चौधरी ऑल इंडिया रैंक 1। मैंने उसको सीपीटी में पढ़ाया था। तो ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कम है। मैंने कहा ना, जिस दिन आप सोच लेंगे ना वही दिन डिसाइडिंग डे होगा। मैं खुद भी तो फेलियर हूं। 4th क्लास में मेरी कंपार्टमेंट आई थी, लेकिन द मोमेंट यू डिसाइड, द मोमेंट यू सी कि अभी मेरे को कुछ करना है, वही दिन आपके लिए नया दिन। तो मार्क्स मैटर नहीं करते 12वीं क्लास के, सिर्फ जोश और फोकस कितना है वो मैटर करेगा। ठीक है? पापा क्या करते हैं? काफ़ी अच्छी है, अच्छी गाड़ी है उनके पास, तो इनको देख करके मन करता है कि हमारे पास भी अच्छी गाड़ी हो। हाँ, सबको होता है, इट्स नेचुरल थिंग, इट्स वेरी मच नेचुरल थिंग कि कोई अच्छी कार में घूम रहा है तो डेफिनेटली मैं भी चाहूंगा कि मेरी भी पर्सनल हो, तो मैं इतना पैसा कमाऊं। तो ठीक है, बहुत अच्छा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि मैं उसको अचीव करना चाहता हूं। तो बहुत अच्छा है, यू हैव समथिंग कि जो आपको अचीव करने के लिए प्रोत्साहित करता हो, लेकिन उसको अचीव करने के लिए यू हैव टू कि करना है कि मेरे को पूरी तरीके से लगना है। ठीक है? हाँ, और बताओ कितने फेसबुक पे कितने फ्रेंड्स हैं? आजकल तो फेसबुक तो आप लोग चलाते हैं, आप तो इंस्टाग्राम चलाते हैं, कितने हैं फॉलोअर्स? 2-4 हैं, कम ही है। वो भी परिवार वाले ही होंगे, 2-4 भी हैं? फोटो वोटो डालते नहीं ना रेगुलरली। और फिर डिस्ट्रैक्शन किस चीज का है? दोस्त यार ज्यादा है? दोस्त कोई बात नहीं, वो समय के साथ साथ अपने आप कम हो जाता है। दोस्त अपने आप कम हो जाएंगे, जैसे जैसे आप पढ़ाई में इन्वॉल्व होने लगोगे ना, अपने आप दोस्त कम हो जाएंगे। दोस्त होना एक ब्लिस है। जब हम पैदा होते हैं हमारे को एक लिस्ट मिल जाती है कि तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे पापा है, उनमें से किसी को चेंज नहीं कर सकते। ये तुम्हारी दीदी है, तुम्हारी बुआ है, तुम्हारी
तुम्हारे मामा है आपके अंदर, बुआ इतनी मोटी क्यों, पतली होनी चाहिए। तो आप यू कैन नॉट चेंज, लेकिन दोस्त हम खुद चुनते हैं। तो हैव रिलिश ऑन योर फ्रेंडशिप, लेकिन सब कुछ किसी सबके साथ शेयर नहीं कर सकते। कुछ एक बड़े पर्सनल होते हैं। मैं आज भी, मैं तो पूरा बचपन मैंने दोस्तों के साथ निकाला है। मैं बोर्डिंग्स में था तो मेरे लिए तो दोस्त ही थे सब कुछ। मैंने तो दिवाली उनके साथ मनाई, होली उनके साथ, तो मैं तो आज भी रिलिश करता हूं इस रिलेशनशिप को। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक बड़े पर्सनल होते और कुछ हरामी होते। चलने दीजिए, मस्ती का समय है, लाइफ है, और खूब एंजॉय करिए इसको। लेकिन 4 घंटा का टारगेट है मेरा, मेरे को 4 घंटा अचीव करना ही है, बस ये टारगेट रखना। जब इसको चूकोगे तो फिर नहीं होगा। कोई दोस्त फोन कर रहा है, भाई इस समय से इस समय तक मेरे को भूल जाओ, मैं अब सीए के लिए तैयार कर रहा हूं, उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगा। ठीक है, बस 4 घंटा ये देख लो कि वो 4 घंटे कौन से, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आपको जरूरी नहीं 4 घंटा एक साथ बैठना है, डिस्ट्रीब्यूट योर आवर्स। 2 घंटा सवेरे, 2 घंटा शाम दो, या 2 घंटा नाइट में दो, 2 घंटा शाम में दो, जाने के बाद दो 2 घंटा, लेकिन 4 घंटे का टारगेट आपको लेके चलना है। ठीक है, नाम ध्रुव है ना आपका? ठीक है, और कुछ बताना चाहते हैं? ठीक है, हाँ जी, ओल्ड मैन बोलो। सुभाष, हाँ। अच्छा, सीए के फाइनल में, ठीक है। और भाषा कोई भी इस्तेमाल करो बच्चे, लेकिन सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। आप इंग्लिश बोलो जरूरी नहीं है, मैं हिंदी में बोलता हूं। आप देखो अमिताभ बच्चन जी जब बैठते, कहीं प्लेटफॉर्म पर बैठते, कितनी अच्छी हिंदी बोलते। हिंदी में बोला करो, जरूरी है हिंदी में बोलना, ये हमारी भाषा है और हम इसमें ज्यादा मास्टर हैं। क्या जरूरी है इंग्लिश में बोलना की? वो आप देखो अश्नीर ग्रोवर को, वो क्या कहता है कि मैं तो हिंदी में बोलता हूं, मेरा जो स्टाफ आता है मैं तो उससे भी हिंदी में बोलता हूं। वो एक स्टेज पर पहुंचा हुआ है। भाषा रुकावट नहीं है, भाषा रुकावट नहीं है, शब्द रुकावट बनते हैं। जब मैं ऐसे गलत शब्द इस्तेमाल करूंगा तो वहीं पर मेरा क्वालिटी दिखाई दे जाएगा कि मैं कैसी क्वालिटी का हूं। इसलिए यू शुड बी एक्सप्रेसिव, और एक्सप्रेस करने के लिए चयन शब्दों का अच्छा होना चाहिए। भाषा कोई सी भी हो, यू शुड बी परफेक्ट इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, समय के साथ साथ आएगा, जरूरी नहीं इंग्लिश बोलना। कौन कहता है? जर्मन वाले बोलते हैं कि अपनी भाषा में ही तो बात करते हैं, फ्रांस वाले अपनी भाषा में ही बात करते हैं, तो हम क्यों इंग्लिश में बात करते हैं? हम क्यों नहीं अपनी हिंदी में बात करते? आप चले जाइए साउथ इंडिया में, दे प्रेफर देयर लैंग्वेजेस। क्या वो डेरोगेटरी लैंग्वेजेस है? अपनी भाषा में बात करें। अगर आप बिहारी बोलते हैं तो भी बिहारी में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट बोलिए वो जो अच्छा हो। ठीक है, आप दोनों एक ही ट्यूशन में पढ़ते थे क्या? हैं? अच्छा, हैं? यहीं पे से पढ़े हो? अच्छा, कौन? जतिन सर से? अच्छा, जतिन सर से इंस्पायर्ड हो तो? अच्छा, यहाँ से भैया पढ़ के गए, आप उनसे इंस्पायर्ड हो। अच्छा, ठीक है। और क्या, कहाँ फोकस कहाँ रहता है? हैं? कहाँ डाइवर्ट होता, मतलब क्या सोचते क्या? कितनी गेम्स है फोन में? है 43? फोन नहीं है तो फिर कौन सा गेम? भाई के फोन में गेम खेलते हो? अच्छा, भाई ने पासवर्ड नहीं लगाया? कोई बात नहीं बेटा, ये बचपना है, अभी नहीं खेलोगे तो कब खेलोगे? साधु थोड़ी बनना है, लेकिन 4 घंटा देना। खेलो, गेम खेलो, कौन मना थोड़ी करता कि नहीं खेलो। हमारे घर में बच्चे खेलते हैं तब हम उनको मना करते, मानते थोड़ी है, तो हम क्यों मना करें?
लेकिन ये कहते हैं कि पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर पीटेंगे, ठीक है? तो पढ़ाई करो, गेम खेलो, उससे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टू मच ऑफ एवरीथिंग इज प्रॉब्लमेटिक, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी देर में आप गेम पे जा रहे हो, थोड़ी थोड़ी देर में आपको मन करता हो कि आप गेम खेलो। नहीं, मैं एक बार 4 घंटा का टारगेट पूरा कर लूं, उसके बाद मैं जो करूं मुझे कोई नहीं कुछ कहेगा। संदीप ना, सुभाष, ध्रुव, आपका नाम क्या? इशित, श्रेय, रचित है, रिद्धि, सुहानी, सानिया, सुहानी, कनिष्का एंड सुहानी, ठीक है। हाँ, अनिका, अनीता, हाँ, लेजीनेस, अच्छा, बोलने में भी दिखाई दे रहा है। तो मतलब क्या अपना काम वाम नहीं करती क्या? घर का काम मम्मी करती है कि मम्मी बड़ी सपोर्टिव होंगी, सिस्टर होंगी बड़ी, इसीलिए तो सारे काम वो कर देती होंगे, तो तुम काम नहीं करती होगी। तो मतलब क्या होमवर्क भी नहीं करती? तो फिर लेजी ने मतलब नींद बहुत आती है। फोन में ज्यादा समय लगता है, तो डे ड्रीमिंग, तो वो तो मैं, मेरी वाइफ भी कहती है तो मैं भी इग्नोर करता हूँ। मतलब वो कहते हैं और मैं इग्नोर करता हूँ। मतलब वो कहती है कि आप जब भी मैं ये काम कहती हूँ तभी तुम मना करते हो, वैसे तुम अपने मन से कर लोगे। जब मैं कह दूंगी कि छत पे से कपड़े उतार के ले आओ तो कहोगे कि नहीं लाऊंगा, आप अपने आप ले आओगे। तो वो हमारा नेचर है। और लेकिन टारगेट रखो कि मेरे को 4 घंटा काम करना है, 4 घंटा पढ़ना है, उसमें मैं अपने आप को वो सारा लेजीनेस हटा दो, ठीक है? और कमर कस करके 4 घंटा मेरे को सवेरे शाम जो भी मेरा टाइम है, मैं डेली का टाइम टेबल बनाना, महीने का टाइम टेबल नहीं बनाना है। महीने का टाइम टेबल बनाओगे तो नुकसान होगा, हम पूरा नहीं कर पाएंगे। एक दिन का टाइम टेबल, उससे क्या होगा, उसी दिन आपके अंदर एक रहेगा, यार मैंने पूरा नहीं करा, मेरे को कल पूरा करना। समझ गए? तो आज का टाइम टेबल ये है कि मेरे को पढ़ना है, कुछ भी पढ़ो। जैसे आप सवाल उठे कि अभी क्या पढ़े सर, मेरे पास तो किताबें भी नहीं है। इंटरनेट पर सारी किताबें सी इंस्टीट्यूट की हैं, चैप्टर वाइज डाउनलोड कर सकते हो किसी भी चैप्टर को। मान लो आपको, अगर लॉ के केस में क्या होता है, आप लॉ को हिंदी में पढ़ लें एक बार तो बड़ा अच्छा लगता है, बाद में आप उसको इंग्लिश में पढ़ें तो और अच्छे से समझ में आता है। तो लॉ की हिंदी की किताब कोई भी बाजार से उठा लो, लॉ में ज्यादा चेंजेस नहीं होते, बिजनेस लॉ में कोई चेंजेस नहीं है। एनडी कपूर, एमसी कुच्छल की हिंदी की कोई सी भी किताब उठा लो, बाजार से, बुक शॉप पे से, कबाड़ी के पास से, किसी के पास से भी मिल जाएगी। एक चैप्टर उठाओ, एक बार पूरा पढ़ डालो चैप्टर को, क्या कहता है, फिर इंग्लिश से उठाओ, फिर उसको इंग्लिश में पढ़ डालो। बुक पढ़ो, बुक पढ़ना जरूरी है। और नींद आती है तो खड़े होके पढ़ो, अपने ऊपर नींद को हावी मत होने दो। लेकिन हमारा ना बॉडी एक मशीनरी है, जब हम उसको सही समय पर नहीं सुलाएंगे तो नींद आएगी। अगर आप सोचो कि मैं 12 बजे सो करके मैं 6 बजे उठ जाऊं तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको 10 बजे सोना पड़ेगा ताकि आप 6 बजे उठ सको। और यंग लोगों को ज्यादा नींद आती है, ये एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है। हमारा सारा शरीर, सारे ऑर्गन ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं ना यंगनेस में, तो उनका ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन है, इसलिए नींद आएगी। तो इसीलिए आपको कम से कम 7 घंटा 8 घंटा अपने आप को देना है, ताकि पढ़ाई क्लास में मत सो। क्लास में सोगे तो बोलेंगे फिर हम। ठीक है अनीता, आगे। क्या चीज एक्सप्लेन मतलब मत करो, जरूरत क्या, मत बताओ किसी को कुछ भी।
ठीक है, उसमें पता है क्या आपका सेविंग होगा, एक तो एनर्जी की सेविंग, दूसरा सामने वालों को पता नहीं चलेगा कि आपको आता नहीं है, तो कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। हमें जब एक्सप्लेन करने की जरूरत तब पड़ती जब जब हमारे को आता ही नहीं, तो हमको एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है। ठीक है, अकाउंट का सवाल मत समझाने में नहीं समझा पाती, या क्या मतलब, और क्या नहीं समझ। मतलब आता हो और मेरे को आता हो ना तब भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, मैं चीजें भूल जाती हूँ। वो प्रैक्टिस जब ऐसा तब होता है जब खुद को तो पूरा आता नहीं और सिखाने चल पड़ते हैं, तो होता है ऐसे। ऐसे करना ही नहीं हमको, हमको किसी को क्यों समझाना है, समझेगा अपने सर से समझेगा, और ये कोई वीकनेस नहीं है। और लो कॉन्फिडेंस। कोई भी मेरे को तो लगता है तुम्हारे अंदर लो कॉन्फिडेंस है, तुम्हारी बात से ही पता चलता है कि यू हैव फुल कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। लो कॉन्फिडेंस नामक कोई शब्द नहीं है, ठीक है। अपने आप को, एक स्टूडेंट था, वो कहता है कि सर, वो फेल हो गया था, कहता है कि सर अब तो मैं गधा बनूंगा। मैं कहा तो गधा तो तू पहले से ही है, फेल हो गया। नहीं सर अब मैं रियलिटी में गधा बनूंगा। गधे के अंदर एक क्वालिटी होती है स्टबबॉर्ननेस की, अगर वो अड़ गया ना, आप उसको लाख डंडा मार लीजिए वो अपनी जगह से नहीं लेगा। तो मेरे को गधा बनना है, मेरे को ये क्लियर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को वो क्वालिटी स्टबबॉर्ननेस वाली क्वालिटी अपने अंदर इनकलकेट करनी है। और इसके लिए मेरे को पता है मेरे को क्या करना है। कोई मेरे को मंत्र जाप तो करना नहीं है, ना मेरे हाथ में मेरे को लकीर देखनी है। वो पिक्चर देखिए आपने अमिताभ बच्चन की, वो उसके पापा, जब वो अमिताभ बच्चन छोटा सा पैदा हुआ तो उसके पापा ने उसकी छाती पे लिख दिया मर्द। तो छाती पर मर्द लिखने से मर्द, उसका तो प्रमाण सामने ही है भाई, वो लड़का पैदा हुआ है, उसके पास अंग है सारे, वो पहले ही मर्द है। तो लिखने से कोई मर्द थोड़ी हो जाता है, लेकिन मूवी है, मूवी में दिखाते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है, बस ये ध्यान रखना है कि हमको टैगिंग नहीं करनी किसी चीज के ऊपर। मेरे को बस अपना काम करना है, मेरे को 4 घंटा पढ़ना है, सर ने ये बोला है, बाकी जाए बाहर में, और अपना एंजॉय करना है। टीवी देखूंगा, ओटीटी देखूंगा, जो भी देखूंगा, लेकिन ऐसा कोई चीज नहीं देखूंगा जिससे कि मेरा कैरेक्टर खराब हो, या जिससे कि मुझे ये लगे। सवाल उठता है कि सर ये कैसे पता चलता है कौन सी चीज गलत है कौन सी चीज सही है। सवाल उठता है ना, ये हाउ टू डिस्टिंग्विश कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है। जो भी चीज आपको आपकी पढ़ाई से दूर ले जाए वो गलत है आपके लिए, बस यही पैमाना है, यही मापदंड है, ये मान के चलो। ज्यादा दोस्ती आपको पढ़ाई से दूर करे तो दोस्ती खराब है। अगर मूवी देखते हो, प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा देखते हो, तो वो चीज आपके पढ़ाई को खराब करिए तो वो गलत है। बस ये चीज देखो कि कौन सी चीज मेरे लिए गलत है, उसको मेरे को दूर करना है। ठीक है, आपका नाम क्या था? दृष्टि। दृष्टि, अनीता, संदीप, सुभाष, ध्रुव, रचित, निधि, इशित, श्रेय, सुहानी, कनिष्का और सान्या। सर माय नेम इज सौम्या गर्ग और सर मैं इंस्पायर्ड हूँ अपने फादर से। मैं चाहती हूँ काउंसलिंग करना था पर मेडिकल इंटरव्यू नहीं कर पाए, तो मैंने अपना गोल बनाया कि जो काउंसलिंग करता है वो मुझे करना है। और मेरी वीकनेस है कि जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं मैं उसको रिजेक्ट हो जाती हूँ। उन लोगों को ब्लॉक कर दो। बुआ बोलती है ज्यादा, या मामा बोलते हैं, या चाची बोलती है, बस तो ब्लॉक कर। अवॉइड, ट्राई टू अवॉइड देम, अवॉइड करो। ठीक है सौम्या, और क्या एक्स फैक्टर, क्या एक्स फैक्टर क्या है? क्या है पॉजिटिवनेस आपके अंदर? स्ट्रेंथ क्या है आपकी? ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी वो नहीं है, बढ़िया है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आपको आता है करके आप पढ़ो ही ना। ठीक है, हिमांशु। हमारी गलतियों को, हमारी कमियों को हमारे से ज्यादा तो कोई जानता नहीं, तो इसीलिए आपको अभी नहीं पता चलता, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ट्राई एंड डू योरसेल्फ बेस्ट
अच्छा करो, 4 घंटे का टारगेट पूरा करो। हिमांशु, ठीक है? दोनों भाई हो, एक ही गांव के हो? जायसवाल जायसवाल मतलब कहीं ना कहीं तो मिले होगे। तो कहाँ मिले थे? स्कूल, एक ही स्कूल में पढ़े हो? कहाँ से पढ़े हो? पटना से आए हो यहाँ पढ़ने के लिए? रिलेटिव के घर में रहते हो? अपना रूम लिया है? मामा है विकासपुरी में तुम्हारे? दोनों के मामा एक तो नहीं है ना? हैं? एक साथ ही रह रहे हो? अच्छा, फिर खाना भी वहीं खाते होगे, उन लोगों को परेशानी भी करते होगे। फिर कहोगे कि दिल्ली वाले किसी को अच्छे से ट्रीट नहीं करते। भाई अतिथि कब जाओगे? यहाँ पर ना दिल्ली में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। आप 1 महीने में आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस बात का। हाँ, अपना फाइंड आउट योर सेल्फ समथिंग सेपरेट सो दैट यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ। लेकिन ऐसा भी नहीं कि रोटी बनाते रह जाना। टिफिन लेना, सेपरेट अकोमोडेशन, आपकी पढ़ाई में दिक्कत ना आए, हॉस्टल में रहो, रूम लेके हॉस्टल में रहो, जहां पर आपको पीजी में रहो, जहां खाना मिले, और परिवार से अलग हो जाओ, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। उनको तो ज्यादा होगा, रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। हिमांशु और आपका आकाश, प्लस क्या है तुम्हारे अंदर? ऐसा क्या है तेरे अंदर? बता। हमें भी तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन पता चलनी चाहिए कि ऐसा क्या है। फोकस हो, पढ़ाई करते वक्त फोकस्ड रहते हो, ठीक है। और वीकनेस क्या? मोबाइल फोन, ठीक। तो जब पढ़ोगे तो 4 घंटा के लिए बंद कर दो, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखो, तो आपको फायदा होगा इसका, अपने आप नजर आने लगेगा, ठीक है। और छोटे फोन पर आओ, और व्हाट्सएप और ये सब जो है फोन भी इस पे चला लो, लैपटॉप पर, तो अननेसेसरी बार बार फोन खोलने की जो आदत है ना, वो खत्म हो जाएगी। आर्यन, बिल्कुल। और काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस फील्ड में। और कजन भी सीए है तो लाइफ स्टाइल भी काफी अच्छा है, तो फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिलेगा। बाकी वीकनेस तो ये है कि आंसर फ्रेम नहीं होते ठीक से। आंसर, ये प्रॉब्लम आएगी खासतौर से लॉ के सब्जेक्ट में, इसीलिए आपको शुरू से लिखना पड़ेगा, और लिखने का कंटेंट इंस्टीट्यूट की किताब से। तो यू हैव टू रीड द बुक एंड राइट ऑन योर ओन। ये प्रैक्टिस शुरू से अपनानी है कि मेरे को एक पेज पढ़ना है और उसके अपने हिसाब से छोटे नोट्स बनाने डेली। आज भी जैसे मैं लॉ का कोई भी चैप्टर उठाऊंगा ना, मैं पहला चैप्टर लॉ का उठाऊंगा, ठीक है, और मैं उसको पढ़ूंगा। या फिर आपने पार्टनरशिप पढ़ा अभी 12th क्लास में, वो सारा का सारा पार्टनरशिप जो वहां पढ़ा है ना, वो उसके अंदर है, तो लॉ में है, उसको पढ़ो, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। क्या क्या? हाँ, क्या रहता है? आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, डाउट करते हो आप, क्या पता नहीं हो पाएगा, तो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवांश। सीए इसलिए करना है क्योंकि काफी टाइम पहले एक फैमिली रिलेटिव के फंक्शन में गया था, तो उनका लाइफस्टाइल से काफी इंप्रेस हुआ था, तो पता चला कि उनकी फैमिली में काफी सारे सीए है, तो वहाँ से आया बहुत पहले कि करना है। एंड वीकनेस इज टाइम मैनेजमेंट, कभी हो नहीं पाता, आई ऑलवेज मेक टाइम टेबल बट फॉलो नहीं हो पाता, फिर फेल होता है। कितने समय का टाइम टेबल बनाते हो? एक दिन 2 दिन से ज़्यादा। एक ही दिन का बनाना है बस, ठीक है, होगा। और जब तक अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। कंट्रोल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मेरा समय क्यों नहीं पूरा हुआ। तो मैं आज का लेक्चर यहीं तक करूंगा, अगला इंट्रोडक्शन एक क्लास में एक बात बच्चों से लूंगा, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आपको समय दिया जाता है, आप मुझसे कुछ भी पूछें, फिर अगले बार हम पढ़ना शुरू करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट।